अभी आप इस इमेज को देखो, ये है जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव अफ्रीकन एलिफेंट। और जरा इस फुटेज को भी देखो, ये है पानी में रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल, जिसके कंपेयर में अफ्रीकन एलिफेंट बस सिर्फ उसके पूंछ के ही बराबर है। इनफैक्ट सिर्फ ब्लू व्हेल ही नहीं, बल्कि ये जाइंट जेलीफिश जो अप्रॉक्स 10 हाथियों के बराबर है, और ये जीव तो करीब 4 हाथियों के बराबर है। और एक बार जरा इस ऑरा फिश की लंबाई पर नजर डालो, ये सभी समुद्री जीव जमीन पर रहने वाले जीवों से साइज में कहीं ज्यादा होते हैं। अब जिसका मतलब तो ये साफ है कि समुद्री जीवों को कुछ तो एडवांटेज जरूर मिल रहा है जो जमीनी जीवों को नहीं मिल पा रही है। पर एक बात तो आप जानते ही होंगे कि आज की करीब 150 मिलियन साल पहले सिचुएशन बिल्कुल इसका उल्टा था। मतलब जमीन पर रहने वाले जीव पानी में रहने वाले जीवों के मुकाबले साइज में काफी बड़े हुआ करते थे। इवन कुछ तो 50 से 60 फीट जितने बड़े हुआ करते थे। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि पिछले 150 मिलियन सालों में हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि वही एडवांटेज जमीनी जीवों को नहीं बल्कि अब समुद्री जीवों को मिल रही है। सेम इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए 2023 में ब्राजील के सेडिड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और उनकी टीम एक दिन सी क्रीचर पर रिसर्च कर रही थी। इसके लिए उन्होंने 15 से भी ज्यादा ऐसे सी मैमल्स के स्पीसीज को लिया जिनका साइज यूजुअली 10 मीटर से ज्यादा था। अब अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करो, जो ये है कि सिर्फ सी मैमल्स ही क्यों और कोई स्पीसीज क्यों नहीं। अब देखो, इसका आंसर ये है कि अर्थ पर मौजूद सभी मैमल्स में ग्रोथ के लिए टोटल 9 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन्हीं जीन्स में से किसी भी जीन्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जमीन पर रहने वाले मैमल्स में भी पाए जाते हैं। और वैसे भी मैमल्स का कंपैरिजन ज्यादा एक्यूरेट मार्क होगा वाटर में ग्रोथ का रीजन समझने के लिए। और इसीलिए साइंटिस्ट और उनकी टीम ने उन सी मैमल्स को ऑब्जर्व किया और 9 ग्रोथ जीन को खोजना शुरू किया। और क्या जानना चाहोगे कि उस रिसर्च में उन्हें क्या मिला? उन्होंने ये देखा कि ऑलमोस्ट सभी के अंदर उन 9 जीन में एट अ टाइम मिनिमम 4 जीन कॉम्बिनेशन मौजूद थे। और लैंड मैमल्स की बात करें तो उनमें केवल 2 जीन कॉम्बिनेशन ही मौजूद थे। मतलब ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन 4 जीन के कंबाइन इफेक्ट के चलते ही उन समुद्री मैमल्स का साइज धरती पर रहने वाले मैमल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि पानी में जाते ही उन मैमल्स को एक्स्ट्रा ग्रोथ जीन की जरूरत क्यों पड़ रही है कि ये 2 की जगह 4 हो जाते हैं। आखिर इस इवोल्यूशन के पीछे का रीजन क्या है? अब देखो, इस रीजन को ध्यान से समझना। दरअसल 1999 में एक बायोलॉजिस्ट अपनी टीम के साथ मिलकर अलग अलग वाटर बॉडीज में से प्रॉन्स को कलेक्ट किया और करीब 1600 प्रॉन्स को साइड बाय साइड कंपेयर किया। और कंपेयर के बाद उन्होंने ये देखा कि कुछ का साइज बाकियों के मुकाबले लगभग 6 गुना ज्यादा था। और जब उन्होंने इसका रीजन खोजा तो उन्हें ये पता चला, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिनका साइज छोटा था वो सभी सैलो वाटर में रहते थे, और जिनका साइज बड़ा था वो डीप ओशियन के प्रॉन्स थे। और अगर आप यहाँ पर एक और बात नोटिस करो कि गहरे समुद्र का पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है, और इसीलिए उनमें सतह के मुकाबले ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। और बस यही वो रीजन है जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिससे डीप ओशियन में रहने वाले ऑलमोस्ट सभी सी क्रीचर का साइज औरों के मुकाबले काफी बड़ा हो जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि साइज को इंक्रीज करने में ऑक्सीजन कैसे रिलेट करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन साइज में इवोल्यूशन के लिए काफी ज्यादा रिलेट करता है। क्योंकि अगर आप खुद पॉइंट आउट करो कि फिशेस ब्रीथ कैसे करती हैं, ऑब्वियसली गिल्स से, राइट? मतलब फिशेस का गिल्स ही वो ऑर्गन है जो उन्हें वाटर में से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। अब क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो नेचुरली उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ओवर साइज मछलियों का गिल्स साइज भी इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि जैसे ही बॉडी सेल को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ने लगता है, और मेटाबॉलिज्म बढ़ने से उनके मसल्स का भी ग्रोथ होने लगता है। और अल्टीमेटली ये मामला हो जाता है कि ज्यादा ऑक्सीजन मतलब बड़े गिल्स, और फिर बड़े गिल्स को संभालने के लिए बड़ी बॉडी, राइट? बट कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ये रिसर्च पब्लिश हुआ तब कनाडा की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उस रिसर्च में एक लूप होल खोज निकाला। क्योंकि गिल्स से तो मछलियां ब्रीथ करती हैं, बट समुद्र का सबसे बड़ा जीव तो ब्लू व्हेल है जो एक मैमल है। तो क्या फिर जमीनी मैमल्स के मुकाबले सिर्फ 2 जीन एक्स्ट्रा होने की वजह से उनका साइज इतना बढ़ गया? और बस इसी लूप होल को फिल करने के लिए वो भी अपनी टीम के साथ इसी रिसर्च में जुट गए, और उन्होंने एक ऐसी स्पीसीज को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया जो मेढक की तरह पानी
और लैंड दोनों जगहों पर आसानी से रह सकते थे। और उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया, जिनमें कुछ को वाटर बाउल में रखा तो कुछ को फ्लैट सरफेस पर। अब एक वीक बाद जो इसका रिजल्ट आया वो काफी शॉकिंग था, क्योंकि जिन फिशेस को फ्लैट सरफेस पर रखा गया था उनकी रीढ़ की हड्डी पानी में रखे फिश के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थिक और स्टिफ हो गई थी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर की डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है, इसलिए एक टाइप का फोर्स जनरेट होता है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डालने पर वो फ्लोट करती है या फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। और बस इसी फोर्स के नाते उन समुद्री जीवों को एक्स्ट्रा फ्रीडम मिलता है, क्योंकि देखो पानी में रहने वाले एवरेज जीवों की डेंसिटी 1075 kg पर मीटर क्यूब होता है, जबकि सी वाटर की एवरेज डेंसिटी 1026 kg पर मीटर क्यूब होता है। यानी कि पानी में रहने वाले ज्यादातर जीव पानी से भारी होते हैं, और बस इसीलिए अपनी बॉडी को वाटर में फ्लोट कराने के लिए सभी समुद्री जीव को अपने आप में कुछ चेंजेस को एडॉप्ट करना पड़ता है, जिससे उनकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है। और इसी वजह से ये भी एक रीजन बन जाता है कि उन्हें अपने बॉडी के साइज को इंक्रीज करना पड़ता है। अब ये तो कंफर्म हो गया था कि आखिर समुद्री जीवों का साइज धरती पर रहने वाले जीवों से ज्यादा क्यों होता है, बट ये रीजन अभी भी नहीं बता पाए कि आज से करीब 150 मिलियन साल पहले धरती पर ऐसा क्या अलग था कि जब सिचुएशन बिल्कुल इसका उल्टा था। मतलब उस टाइम के डायनासोर अभी के ब्लू व्हेल से 2 गुना ज्यादा बड़े होते थे, और जबकि उस वक्त पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव आज के अफ्रीकन एलिफेंट के साइज के हुआ करते थे। अब यहाँ पर एक बात गौर करना, देखो जब पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था, जो एक कोल्ड ब्लडेड क्रीचर, मतलब वो अपने बॉडी को गर्म करने के लिए आसपास की हीट को एब्जॉर्व करते थे, और इसी वजह से उन्हें मैमल्स की तरह खुद की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना पड़ता था। अब क्योंकि उस टाइम CO2 ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल था, जिससे हरे भरे पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ने लगी, और शाकाहारी डायनासोर्स को बढ़ने के लिए ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। और जब उनके बॉडी का साइज बढ़ने लगा तो उनके ज्यादा हीट के लिए नेचर ने भी हेल्प किया, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते ज्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी भी ट्रैप होने लगी। मतलब कुल मिलाकर उस टाइम का एनवायरनमेंट उन धरती पर रहने वाले जीवों के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल था। और जबकि पानी में रहने वाले कोल्ड ब्लडेड जीव पानी की ठंडक की वजह से वो इस एडवांटेज से वंचित रह जाते हैं, और इसीलिए उस टाइम धरती पर रहने वाले जीव पानी में रहने वाले जीवों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़े होते थे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।